हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इतिहास विषय में हम पढ़ रहे हैं गुप्तकाल और गुप्तकाल में आज आपका 16वां लेक्चर है। 15 लेक्चर अपने हो चुके थे और गुप्तकाल का आज अपना ये चौथा लेक्चर रहेगा। गुप्तकाल का चौथा लेक्चर रहेगा। ये जो पीडीएफ है तीसरे और चौथे लेक्चर की एक साथ है, क्लास अलग-अलग है और लेक्चर है आपका ये प्राचीन भारत से 16वां। पिछले हमने लेक्चर में पढ़ा था, कुछ यहाँ से प्रारंभ किया था, गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्तकालीन समाज, अर्थव्यवस्था, महिलाओं की व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति और भी कुछ देखे हैं यहाँ पे। ये प्रशासन पढ़ा हमने हमने मंत्री परिषद के बारे में पढ़ा, हमने जिला प्रांत प्रशासन के बारे में पढ़ा और हमने कल ये भी देखा था कि जिन बच्चों ने यूपीएससी के साथ एचसीएस 2023 का फॉर्म फिल किया हुआ है तो अपना एक कोर्स जरूर ज्वाइन करें जो कि बिल्कुल फ्री है। और न्याय व्यवस्था के बारे में हमने कल पढ़ा, सैन्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा, राजस्व के स्रोत पढ़ा हमने हमने गुप्तकालीन समाज पढ़ा था कल, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। और आज हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, दासों की स्थिति कैसी है ना, यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं आज कि स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। आज का लेक्चर 16 है, गुप्तकाल में आपका फोर्थ लेक्चर रहेगा और जो भी ये कंटेंट है इसका पीडीएफ आप ऐप शिक्षा युग 2.0 से डाउनलोड कर लेना। क्लास हम प्रारंभ करते हैं यहाँ से। गुप्त काल में स्त्रियों की जो दशा थी वो पहले की अपेक्षा कुछ गिरावट आई है, दशा में गिरावट आई है। क्यों आई है? इसका प्रमुख कारण था उपनयन संस्कार बंद होना। उपनयन संस्कार क्या था कि लड़कियों के लिए घर में या महिलाओं के लिए एक शिक्षा का अलग से बजट किया जाता था और ये बंद हो गया कि यानी कि इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा बंद कर दिया था। ऐसा नहीं था कि कोई भी महिलाएं नहीं पढ़ रही है, कुछ उच्च वर्ग है, कुछ धनाढ्य वर्ग है तो उनकी घर की बेटियां पढ़ रही थी, पर सामान्यतः और शूद्र घरों के लिए तो है ही नहीं, बाकी और के लिए भी ये बंद हो गया था। जिनकी धनाढ्य प्रवृत्ति है, जिनके पैसे अच्छे हैं, जिनका मजबूत बैकग्राउंड अच्छा है, आज के समय में भी यही चलता है, जिनका मजबूत बैकग्राउंड है वो तो यूपीएससी आईएएस की प्रिपरेशन कर लेते हैं। गरीब घर के बच्चे भी करते हैं लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिलने के कारण वो बिछड़ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसा था उस समय पे। और दूसरा कारण ये था उपनयन, एक तो पहला ये था उपनयन संस्कार बंद हो गए, अल्प आयु में विवाह हो जाना, छोटी उम्र में शादी कर देना, तो ससुराल पक्ष वाले उसको नहीं पढ़ाएंगे। ये तो लाजमी सा होता, आज भी चलता है, कुछ तो पढ़ाते हैं बाकी कुछ नहीं भी पढ़ाते हैं। एक पर्दा प्रथा की प्रारंभ हो गया था, प्रचलन हो गया था, सती प्रथा का प्रचलन हो गया था, जिससे महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट हुई है। यानी कि किसी भी महिला की शादी हो जाती है कम उम्र में और उसका पति किसी कारण से मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उस महिला को भी उसी के साथ जला दिया जाता था। बहुत बुरी प्रवृत्ति थी ये, बाद में बंद कर दी गई थी। इस काल में देवदासी प्रथा का भी प्रचलन था, देवदासी प्रथा का भी यहाँ पे प्रचलन था। कालिदास के ग्रंथ मेघदूत का, मेघदूत ग्रंथ किसने लिखा था? कालिदास ने। ये पॉइंट भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। इसमें उन्हें उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासी रखे जाने का उल्लेख किया है। मेघदूत के अंदर महाकाल के मंदिर में देवदासी रखने का उल्लेख, रखे जाने का उल्लेख किस रचना में किया है? मेघदूत में किया है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। स्त्री शिक्षा का प्रचलन था, स्त्री शिक्षा का प्रचलन था लेकिन कुछ अलग ही धनाढ्य घरों में था। अमरकोश, अमरकोश में शिक्षिकाओं के लिए उपाध्याया या उपाध्याय या फिर आचार्य बोला गया है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं था। दासों की स्थिति कैसी थी? दास प्रचलन, दासों का भी प्रचलन था। इनको खास करके खेती में यूज किया जाता था या अलग अलग प्रकार के दास थे। गुप्त काल में दास प्रथा प्रचलित थी। मनु 7 प्रकार के और नारद है वो 15 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान भी सर्वप्रथम नारद ने ही किया था, दासों की मुक्ति का भी, जो कि इस काल में दास प्रथा के कमजोर होने का संकेत मिलता है। भूमि दान के कारण, यानी कि भूमि के दान करने के कारण उसका विखंडन हो गया, भूमि के टुकड़े हो जाते हैं, छोटे हिस्सों में बढ़ जाती है, तो दासों की स्थिति कमजोर हो जाती है, दासों की उपयोगिता कम होती है। बड़ी भूमि को संभालने के लिए ज्यादा दासों की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आप मानते हो आपके पास 50 एकड़ भूमि है तो 50 एकड़ के लिए आप अकेले कार्य नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको अलग हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, आप दासों को रखोगे। लेकिन आपके पास अगर 2 एकड़ 3 एकड़ है तो आप उतनी खेती तो खुद ही कर पाओगे। तो ऐसे टुकड़े हो जाते हैं जमीन के, तो दासों की जो जरूरत थी वो कम हो जाती है, उनकी उपयोगिता में कमी आ जाती है इस दौरान में। फिर इससे आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था कैसी थी? अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर ही निर्भर थी, जो प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। अर्थशास्त्र का प्राथमिक क्षेत्र क्या है? कृषि व्यवस्था है। तो कृषि के ऊपर ही सब कुछ निर्भर था।
गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, जिसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। भाई क्या बोलते हैं इसको? प्राथमिक क्षेत्र। ध्यान रखना, प्राथमिक क्षेत्र। इसके आगे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय कमेंट करके बताना क्या होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं इसको। तीसरे को क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र बोलते हैं। दूसरे को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट क्षेत्र बोलते हैं। भूमि पर मुख्यतः राजा का ही अधिकार होता था। कृषि अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर थी। सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी, ऐसी नहीं है कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जाती थी, लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में उस समय सिंचाई की ज्यादा व्यवस्था नहीं थी, तो ज्यादा से ज्यादा वर्षा पे निर्भर थी। अगर जिस साल में वर्षा अच्छी होती है तो फसल का उत्पादन कुछ अच्छा हो जाएगा, वर्षा नहीं होती है तो फसल का उत्पादन कम होगा। सिंचाई का जो प्रबंध का कार्य था वो राज्य ही करता था। सिंचाई का सर्वोच्च उदाहरण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। लेकिन सिंचाई ज्यादा नहीं थी, होती थी उस समय पर भी इतनी सिंचाई पॉसिबल नहीं हो पाती थी, वर्षा पर निर्भर ज्यादा हुआ करती थी। वाणिज्य और व्यापार कैसे था उस दौरान? बिजनेस कैसे चलते थे उस समय? अडानी और अंबानी साहब क्या कर रहे थे, देखते हैं यहाँ पे। तो वस्त्र उद्योग इस काल का सर्वप्रमुख उद्योग था। तो उद्योग था इस समय का, जो बिजनेस था वो वस्त्र उद्योग था। वस्त्र उद्योग इस समय का प्रमुख उद्योग होता है। अमरकोश में कताई, यानी कि आपने कताई देखी है क्या? काटना किसी वस्तु, जैसे रू वो होते हैं ना, रुई, उसको क्या बोलते हैं? कपास। कपास को काटना, कताई करना, बुनाई करना, हथकरघा, हाथ के उद्योग, धागे इत्यादि का संदर्भ आया है यहाँ में, कि हाथ से कुछ ऐसे कताई बुनाई करके कपड़े का निर्माण किया जाता था। तो वस्त्र उद्योग यहाँ का सबसे मजबूत था। वस्त्र उद्योग। इस काल में मिट्टी के बर्तन एवं मरण मूर्तियां बनाने, मरण मूर्तियां जो मिट्टी के बर्तन बनाने और मरण मूर्तियां बनाने तथा पत्थर एवं धातु के सामान तैयार करने के उद्योग भी विकसित हुए हैं। मिट्टी से बर्तन बनाने, मिट्टी की मूर्तियां बनाना, मरण मूर्तियां बनाना, ये पत्थर से औजार बनाना, ये इस समय के प्रमुख उद्योग हुए हैं, उद्योग विकसित हुए हैं उस दौरान। आज भी आप कहीं जाओगे किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होता है, आप किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, तो आपके नजदीक में 20, 50, 100, 200 किलोमीटर में जहां भी आप देखोगे ना पहाड़ी क्षेत्र, उस क्षेत्र में जब आप जाओगे तो वहां के जो सामान्य लोग होते हैं, वहां अब भी आपको ऐसे लोग, कारीगर मिल जाएंगे जो पत्थरों से कुछ औजार बनाते होते हैं। घरों में यूज करने के कुछ औजार होते हैं, जिसमें आप क्या क्या बोल सकते हैं भाई? एक कुंडी सोटा होता है, जहाँ से ना आप मिर्च वगैरह को कूट के, यानी कि उसको रगड़ कर एक अपना अलग से ही कुछ बनाया जाता है। तो आज भी ऐसे चलते हैं। महरौली का लौह स्तंभ, महरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में गुप्तकालीन धातु निर्माण कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है महरौली दिल्ली में। मंदसौर अभिलेख से यह पता चलता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण किया था। अब रेशम के बुनकर हैं, उनका श्रेणी का मतलब है ग्रुप। उस ग्रुप ने भी एक भव्य मंदिर का निर्माण किया था। कहाँ से पता चलता है? मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण किया था। इस काल तक रोमन व्यापार पतन हो चुका था, रोमन व्यापार हो खत्म हो गया था। लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। दक्षिण पूर्व जो अपने इंडोनेशिया वगैरह है, वहां से चीन के साथ और एशिया के साथ व्यापार में कुछ वृद्धि होती है। ताम्रलिपि पूर्वी भारत का, जबकि ताम्रलिपि पूर्वी भारत का, जबकि भृगुकुच भड़ोच पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। ताम्रलिपि है जो कि पूर्वी भारत का, और भृगुकुच गुजरात बड़ोच पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। इस काल में चीन से रेशम, इथोपिया से हाथी के दांत, इथोपिया से मंगाए जाते थे हाथी के दांत, अरब एवं ईरान से बैक्टीरिया से क्या था? अरब, ईरान एवं बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात किया जाता था। हाथी के दांत इथोपिया से, अरब से, ईरान से और बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात किया जाता था। और चीन से किया जाता था रेशम का। चीन से क्या किया जाता था? रेशम का आयात किया जाता था उस दौरान, गुप्त काल के दौरान। ये बातें ध्यान रखना। गुप्त काल में रेशम कहाँ से? चीन से। घोड़े कहाँ से? बैक्टीरिया से, ईरान से, अरब से। हाथी के दांत कहाँ से? इथोपिया से। सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? बताना कमेंट करके। अब आती हैं मुद्राएं। मुद्राएं कैसी थी?
गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण सोने की मुद्राएं जारी की। सबसे ज्यादा किसकी? सोने की मुद्राएं जारी की, जिन्हें उनके अभिलेखों में दिनार कहा गया है। उन अभिलेखों में इनको क्या बोला गया है? दिनार बोला गया है। सोने का सिक्का था वो 144 ग्रेन का होता था। 144 ग्रेन का सोने का सिक्का हुआ करता था, जिसे आप अभिलेखों में दिनार बोलते हैं। वो 144 ग्रेन का था। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए हैं किसने? गुप्त काल में हुए हैं। चांदी के सिक्के का प्रयोग स्थानीय लेन-देन के लिए किया जाता था। तो स्थानीय लेन-देन के लिए जो प्रयोग किया जाता था, वो चांदी का सिक्का प्रयोग किया जाता था। आपने पढ़ा भी होगा पिछले टॉपिक में कि चांदी के सिक्के गुप्तों को हराने के बाद समुद्रगुप्त ने चलाए थे। चांदी के सिक्के चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के पश्चात चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद चलाए थे। फिर चलते हैं फाहियान के अनुसार। फाहियान ने बोला है कि सामान्य लोग खरीद बिक्री के लिए कौड़ियों का इस्तेमाल करते थे। आपने पुरानी मूवी में देखा ना कि मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो ये कौड़ियों का इस्तेमाल करते थे। कौड़ियों का, कौड़ी कोई धातु नहीं थी, एक अलग ही टाइप की थी। आप सर्च करके देखना, उसमें पता नहीं क्या है वो, मुझे समझ में नहीं आया कि होता क्या है वो। देखना एक बार। गुप्त शासकों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए हैं। गुप्त शासकों ने किसके? सोने के भी चलाए हैं, चांदी के भी चलाए हैं और तांबे के सिक्के भी चलाए हैं। गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के बयाना, जो भरतपुर राजस्थान में मिले हैं। भरतपुर में, भरतपुर यानी कि राजस्थान में एक जगह है, गांव है बयाना, और वहां से सबसे ज्यादा गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। गुप्तकालीन सिक्के यहां से मिले हैं, बयाना, भरतपुर, राजस्थान। गुप्त सम्राट। अब चलते हैं, धार्मिक स्थिति कैसी थी? धार्मिक किस किस धर्म को मानने वाले लोग थे? हिंदू धर्म को, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, वैष्णव धर्म को, या क्या था, शैव धर्म को। कैसे कैसे लोग थे यहाँ पे देखते हैं। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। भगवान विष्णु को मानते थे, सबसे ज्यादा वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, तथा उन्होंने इसे राज धर्म बनाया कि यहाँ राज धर्म क्या है? राज धर्म वैष्णव धर्म है। उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? परम भागवत की उपाधि धारण की। वैष्णव धर्म को ये मानते थे। क्रुड को अपना राजकीय चिन्ह मानते थे। गुप्त काल में राजकीय चिन्ह किसको मानते थे? गुरुड को। राजकीय चिन्ह किसको मानते थे? गुरुड को। ऐसे ऐसे छोटे क्वेश्चन होते हैं। आप ना कोई भी एमसीक्यूज की बुक लेके आप प्रैक्टिस करोगे ना जब, तो आप देखोगे कि ये क्वेश्चन आपने पढ़े हुए हैं। बहुत ज्यादा आपके 1995 तक आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का जो दस अवतार मंदिर है, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर जो है, यहाँ से विष्णु भगवान की मूर्ति मिली हुई है, जो कि एक सैया पर लेटे हुए हैं। इस मंदिर में शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है। कौन सा 10 अवतार मंदिर? देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, जिसमें क्या है? शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हुए भगवान विष्णु को, नारायण विष्णु को दिखाया गया है। इस काल में विष्णु के अतिरिक्त भगवान शिव की भी पूजा थी। गंगा, यमुना, दुर्गा, सूर्य, नाग, यक्ष आदि देवताओं की भी उपासना होती थी। इनके अलावा और भी उपासनाएं होती थी, शिव की, गंगा यमुना की, दुर्गा की, सूर्य की, नाग की, यक्ष की आदि देवताओं की यहाँ पूजा होती थी। इस समय हिंदू धर्म के 3 महत्वपूर्ण पक्ष विकसित हुए। हिंदू धर्म के कौन से 3 महत्वपूर्ण पक्ष विकसित हुए? नंबर 1, मूर्ति उपासना का केंद्र बन गई। अब मूर्ति पूजा, मूर्ति उपासना सबसे बड़ा केंद्र है कि पीक पॉइंट, यानी कि इसी के धुरों का केंद्र यही है। इसके चारों तरफ बातें घूमती। सबसे बड़ा क्या है? मूर्ति उपासना। यक्ष का स्थान उपासना ने ले लिया, यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया। वैष्णव तथा शैव धर्मों का समन्वय हो गया। दोनों धर्म, भगवान विष्णु का और भगवान शिव का जो धर्म है, वैष्णव और शैव धर्म, दोनों एक साथ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उनका समन्वय हो जाता है। हिंदू देवी देवताओं के अतिरिक्त, ऐसा नहीं कि यही हिंदू देवी देवताएं चल रही हैं, इनके अतिरिक्त जैन व बौद्ध अनुयायी भी देश में बड़ी संख्या में विद्यमान थे। बौद्ध अनुयायी भी होते हैं, जैन अनुयायी भी होते हैं, आज के समय में भी चलते हैं ये। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में हम दोनों पढ़ चुके हैं। उनके पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर लेना, वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो। तो वहां अपने इस प्लेलिस्ट में जाओ, आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म को देखो और पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लेना। गुप्तकालीन कला एवं साहित्य। गुप्तकालीन कला एवं साहित्य कैसा था? गुप्त काल कला एवं साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल, इसे गोल्डन ईरा बोलते हैं।
इसको बोलते हैं गुप्त काल को गोल्डन ईरा। गुप्त काल कला एवं साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल है, गोल्डन ईरा है। इस काल में स्थापत्य कला, मूर्तिकला एवं चित्रकला के साथ-साथ स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला के साथ-साथ अन्य विविध कलाओं का उत्थान हुआ है। गुप्तकालीन कला की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। प्रथम तो है कि प्रथम बार संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिरों का निर्माण यहाँ हुआ है गुप्त काल में। अगर जो आज अयोध्या में मंदिर चल रहा है तो जो कई लोग घूमते हैं ना, मंदिर की चर्चा करते रहते हैं, मंदिर की एक अच्छी व्याख्या करते रहते हैं, उनसे ये पूछ के देखो कि मंदिरों का निर्माण कहाँ हो, कब से प्रारंभ हुआ था, बता पाएंगे क्या? मेरे पास भी कोई आया था चंदा लेने के लिए, मैंने कहा कि चंदा मैं दे दूंगा, मैंने दिया भी था। लेकिन मैंने कहा कि आप इतने भगत, इतनी आप व्याख्या कर रहे हो, तो आप ये बताओ कि मंदिरों का निर्माण कब हुआ था? बोला कि मुझे। तो आप अपने धर्म से जुड़े हुए हो तो आपको अपने धर्म के बारे में थोड़ा पता भी होना चाहिए। आपके धर्म के बारे में थोड़ा पढ़ा हुआ भी आपको होना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो आपको होना ही होना चाहिए। कुछ लोग तो बस धर्म के नाम पे चलते हैं, पता नहीं है क्या चीज़। अपने धर्म, आप किसी भी धर्म से संबंध हो रखते हो तो उस धर्म के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में भी देखना चाहिए। कहीं पे भी किसी धर्म में, धर्म ग्रंथ में कोई गलत नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आज के समाज में कुछ इनके नाम से कुछ गलत प्रवृत्तियाँ फैला दी जाती हैं। विदेशी प्रभाव से मुक्ति है इस समय पे, अपना देशी प्रभाव ही चलता है मंदिरों में। कुषाण आदि पूर्वकालीन नगनता का लोप हो जाता है। पाषाण का आधिपत्य प्रयोग, साथ-साथ ईंटों का भी प्रयोग होता है। अब क्या है कि यहाँ पे पाषाण पत्थर का भी अत्यधिक प्रयोग होता है, अधिक से अधिक प्रयोग होता है पाषाण यानी पत्थरों का। लेकिन ऐसा नहीं कि ईंटों का प्रयोग नहीं हो रहा, साथ ही साथ ईंटों का भी यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। स्थापत्य कला कैसी है इस दौरान? गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ है। मंदिर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मंदिर कला का निर्माण का जन्म हुआ है वो गुप्त काल से हुआ है। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, तो वैष्णो मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। ये ऐसा पहला उदाहरण है। इस मंदिर में क्या दिया है, क्या दिखाया गया है? शेषनाग के शैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है। कहाँ का? देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर में, 10 अवतार मंदिर में। गुप्तकालीन गुहा मंदिरों को, गुप्तकालीन गुहा मंदिरों में ब्राह्मण गुहा मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर महत्वपूर्ण है। गुहा मतलब गुफाओं में चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिर, चट्टानों को काट कर बनाए गए गुहा मंदिर, गुफाओं में बनाए गए मंदिर हैं। ब्राह्मण मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर महत्वपूर्ण हैं। यहाँ इस समय के कुछ ये 2 महत्वपूर्ण मंदिर होते हैं। ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है उदयगिरी का मंदिर। उदयगिरी का मंदिर, इसमें विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। वराह अवतार की, किस अवतार की? वराह अवतार की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। मूर्तिकला एवं चित्रकला के बारे में देखते हैं यहाँ पे क्या परिवर्तन हुए मूर्तिकला और चित्रकला में। मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र मूर्तिकला के उस समय प्रमुख केंद्र होते हैं। कौन से मूर्तिकला के? मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र प्रमुख केंद्र हैं। इस काल में विष्णु को मानव आकार की मूर्तिकाएं बनाई, भगवान विष्णु की मानव के आकार की मूर्तियां इस गुप्त काल में बनाई गई हैं। बुद्ध की भी अनेक प्रतिमाएं बनी, जिसमें सारनाथ एवं मथुरा की बौद्ध प्रतिमाएं हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विष्णु की या फिर शिव की बनाई गई हैं, बौद्ध धर्म की मूर्तियां भी यहाँ पे बनाई गई हैं। और इसी दौरान गंगा एवं यमुना की मूर्ति भी इसी काल की देन है। इसी काल में गंगा माता, यमुना माता जो भी हैं, इनकी मूर्तियां बनाई गई हैं। इससे पहले ये मूर्तियां नहीं थी। मंदिरों का निर्माण यही इसी काल से प्रारंभ होता है। गंगा यमुना की मूर्तियों का निर्माण इसी काल से प्रारंभ होता है। गुप्त काल के चित्रों के अवशेष को बाघ, गुप्त काल के जो चित्र हैं उनके अवशेष मिलते हैं बाघ गुफाओं से, अजंता गुफाओं से और बादामी के गुफाओं से मिलते हैं। गुप्त काल की चित्रों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? नंबर 1 बाघ की गुफाओं से मिलते हैं, नंबर 2 अजंता की गुफाओं से मिलते हैं और नंबर 3 बादामी की गुफाओं से मिलते हैं। बाघ, अजंता और बादामी, बाघ, अजंता और बादामी की गुफाओं से अवशेष मिलते हैं गुप्त काल के। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चलें, अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें बौद्धिस्ट तो पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि ये गुफाएं किससे संबंधित हैं?
तो मेरे भाई ये गुफाएं हैं, अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित होती हैं। शिक्षा एवं साहित्य के बारे में देखते हैं। शिक्षा एवं साहित्य, शिक्षा एवं साहित्य, यहाँ सबसे बड़ा शिक्षा का जो उत्थान होता है ना, शिक्षा का उत्थान, वो इस दौर में होता है। तो आप पढ़ते हो, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो ना साइन वगैरह, साइन थीटा कोस थीटा, साइन कब आप पढ़ रहे हो, जो मेंसुरेशन, चतुर्भुज, आप डॉक्टर हो, शल्य चिकित्सा करते हो, वो जीरो की खोज, आर्यभट्ट, सब कुछ यहीं से होता है। ये काल बहुत, ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दौर का। देखते हैं यहाँ पे क्या शिक्षा एवं साहित्य में। गुप्त काल में पाटलिपुत्र यानी कि पटना, वल्लभी, उज्जैनी, काशी और मथुरा शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं। उस समय के शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं ये वाले स्थान। कौन से हैं? पाटलिपुत्र है, वल्लभी, उज्जैनी, काशी, मथुरा। नालंदा भी आगे चल के विश्वविख्यात शैक्षणिक केंद्र के रूप में उभरता है। गुप्त काल में सबसे अधिक प्रगति गणित में, मैथ्स में हुई है और ज्योतिष के क्षेत्र में हुई है। ज्योतिष, आज भी चलते हैं ना कहीं, आप देखते हो हाथ देखकर बता देते हैं आपकी कितनी शादियां होंगी। ज्योतिष बता देते हैं ना, उसको बेचारे को चाहे आज के समय में खुद को पता नहीं हो कि तुम्हारा आगे चल के क्या होगा, और आपका भविष्य बता सकते हैं वो। आर्यभट्ट इस काल में सबसे महान वैज्ञानिक होते हैं जिन्होंने, गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे ये। आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी गोल है, घूमती है। तो आप पढ़ते हो ना, कोई कोपरनिक्स पढ़ते हो, कुछ न्यूटन वगैरह पढ़ते हो, चलो न्यूटन का तो अपनी अलग खोज थी, न्यूटन ने भी बताया था। लेकिन ये जो बाद के हैं, आर्यभट्ट पहले बता चुके हैं ये बातें। आर्यभट्ट ने प्रमाणित किया था कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती रहती है। देखो, आर्यभट्ट ने प्राचीन काल में बता दिया था, ये बातें प्राचीन काल में ही बता दी हैं कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूम रही है, और शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने की थी। अब एक बात तो निकल के आती है भाई, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। लेकिन जो महाभारत का समय है वो आर्यभट्ट से पहले का हो चुका है। अब वो जो गांधारी के 100 पुत्र हैं, कई बार पूछते हैं कि गांधारी के 100 पुत्र हैं, तो जब जीरो की खोज बाद में हुई है तो उनको कैसे पता, 100 की गणना कैसे करते थे? बताओ, कमेंट करके बता सकते हो कि 100 की गणना कैसे करते थे? क्योंकि जीरो की खोज तो आर्यभट्ट ने की है, जो कि महाभारत काल के बाद के हैं ये। आर्यभट्ट द्वारा वर्गमूल, घनमूल निकालने की विधि था जा, यानी कि साइन का सिद्धांत दिया गया, साइन। ओके, साइन का सिद्धांत दिया गया है। ब्रह्मगुप्त होते हैं नंबर 1, ये बहुत बड़ी हस्ती होती है आर्यभट्ट, बहुत ही बड़ी हस्ती है आर्यभट्ट उस दौरान की। नंबर 2 पे आते हैं ब्रह्मगुप्त। इन्होंने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने के और शून्य के प्रयोग के नियम और द्विघात समीकरणों को हल करने के सूत्र दिए हैं। बड़े मैथमेटिशियन है ब्रह्मगुप्त। चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल, विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने के क्षेत्र सूत्र, शून्य के प्रयोग के नियम, द्विघात समीकरणों को हल करने के सूत्र दिए इन्होंने। आज भी यहीं पे एसएससी के मैथ्स में यही पढ़ते हैं और यही पढ़ाते हैं हम भी। ये देखो कितने समय पहले हो चुके हैं। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। नंबर 3 पे आ जाते हैं सुश्रुत। ये शल्य चिकित्सा के चीरफाड़ के पितामह है भाई, इनके ऑपरेशन, ये ऑपरेशन कर सकते हैं आपका बहुत जल्दी, पितामह कहे जाते हैं। इन्होंने शल्य चिकित्सा को उपचार कलाओं में सर्वोत्तम माना है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में 121 प्रकार के शल्य उपकरणों का वर्णन किया है। फिर चलते हैं अगले पे, फिर अपने चलते हैं नंबर 4 पे, नागार्जुन। ये रसायन विज्ञान के ज्ञाता हैं, ये रसायन विज्ञान के ज्ञाता हैं इस दौरान। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, भरपूर वैज्ञानिक पैदा हुए यहाँ पे। नागार्जुन है, ये रसायन विज्ञान के ज्ञाता हैं। फिर नंबर 5 पे चलते हैं, वाग्भट। वाग्भट ने आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह नामक एक आयुर्वेद की रचना की है। आयुर्वेद जो आज भी पढ़ते हैं आयुर्वेद के बारे में, अष्टांग संग्रह की रचना की है। आयुर्वेद का एक अष्टांग संग्रह नाम का एक ग्रंथ है, वाग्भट ने की है। नंबर 5 पे चलते हैं, नंबर 6 पे, नंबर 6 पे चलते हैं, वराहमिहिर। वराहमिहिर ने ज्योतिषी के महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। इन्होंने ज्योतिषी का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जो आप जैसे किसी पंडित जी के पास जाते हो ना, पत्रे वगैरह दिखवाने के लिए, या हाथ से देखते हो ज्योतिषी, या फिर वो रखते हैं कुछ ऐसे बुक्स वगैरह रखते हैं, वहां से आपकी राशि वगैरह चेक करके देखते हैं। तो यहाँ ये भी एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने ऐसा बताया है।
उन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। पंच सिद्धांतिका नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की इन्होंने रचना की है। पुराणों का जो वर्तमान रूप आज आप देखते हो ना, उसकी रचना गुप्त काल में ही हुई थी। गुप्त काल में जो आज पुराण पढ़ते हो आप, उनकी रचना गुप्त काल में हुई थी। इस काल में अनेक स्मृति एवं सूत्रों का भी भाष्य लिखे गए हैं। ये जो समय है बहुत महत्वपूर्ण समय है यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण समय है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं तो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। आपका टॉपिक है ये इतना था, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के संगम वंश की ओर चलेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, ये यहाँ पे दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से, चलो मैं तो नहीं बताऊंगा भाई, ये मुझे तो सॉल्व करवाने नहीं है। ये दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के आप आंसर देना है, आपको आंसर देना है। आंसर कौन देगा भाई? आंसर देंगे आप। आंसर किसको देने हैं इसके? आपको देने हैं। इसका भी आंसर कौन देगा? आप विद्यार्थी देंगे इसके आंसर भी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, लास्ट में दो क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और जिन बच्चों ने, मैंने बताया था ये वो वाला फॉर्म फिल किया हुआ है जिसका एग्जाम डेट है वो लगभग मई है। इसकी एग्जाम डेट की अगर बात करते हैं, वो मई 2023 ऐसी संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो जिन बच्चों को ये कोर्स चाहिए है, बिल्कुल फ्री है भाई, कोई चार्ज वगैरह नहीं लेते। हमने तो कंटेंट का चार्ज ले रहे हैं, ना वीडियो का चार्ज ले रहे हैं, ना आपका बिजली बिल का चार्ज ले रहे हैं। जैसे इतनी कितनी लाइटें जली हैं, ये चल रहा है, इसी चल रही है, आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। आपको ना इसका बस पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, देख लेना। हाँ, जिन बच्चों के पास मुखर्जी नगर और जगह अच्छी जगह जाने के लिए पैसे नहीं है, तो अपने पास ये बिल्कुल फ्री कॉस्ट है। आज का ये अपना था। और इसमें तीसरा और चौथा लेक्चर पीडीएफ में, तीसरा और चौथा रहेगा एक ही पीडीएफ में। बाकी यहाँ पे वीडियो लेक्चर दोनों अलग अलग रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।